सेकेंड राउंड इफेक्ट्स ऑफ सप्लाई शॉक्स रियल कंसर्न सेज आरबीआई गवर्नर। अब यहाँ पर आरबीआई गवर्नर कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं, कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं फ्यूचर के लिए, बट ऑफ कोर्स वो नहीं चाहेंगे कि लोग इसे सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाएं। सो इन्होंने कुछ कंसर्न्स शेयर किए हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया क्राइसिस कि इंडिया यहाँ पे क्या सेकेंड राउंड इफेक्ट्स फेस कर सकता है। अब सबसे पहले ये एक स्पीच है एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इन्होंने दिया है और इन्होंने कहा है कि जो सप्लाई शॉक्स है ना, इसके कुछ सेकेंड राउंड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। वो असली कंसर्न है क्योंकि इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ेंगी अगर सप्लाई के जो डिसरप्शंस हैं वो प्रोलॉन्ग होते रहेंगे, चलते रहेंगे इसी तरीके से। तो सप्लाई के डिसरप्शंस आप समझ रहे हो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है यूएस और ईरान से रिलेटेड, इसके जो सप्लाई शॉक्स हैं, सप्लाई रिलेटेड जब इन्फ्लेशन होता है ना, तो आरबीआई इसे मॉनेटरी पॉलिसी को भी यूज़ करके कर्ब नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और यहाँ गवर्नमेंट का रोल आता है कहीं ना कहीं। तो आरबीआई के हाथों में चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा। अब इनका ये कहना है कि सेंट्रल बैंक का जो इंटरवेंशन है फॉरेक्स मार्केट में, इट वॉज वारंटेड एंड इन्होंने कोई इनडिफेंसिबल पैग यहाँ पे कमिट नहीं किया है। एंड अगर आप बात करें इंटरवेंशन की फॉरेक्स मार्केट में, तो ये ज़रूरी था और आरबीआई ने एक्ट भी किया। कोई इनडिफेंसिबल पैग नहीं है ये। रुपया बहुत प्रेशर में आ गया था वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, 4% डिप्रिशिएट हो गया था और यहाँ पे सेंट्रल बैंक को कुछ स्पेकुलेशन पे, स्पेकुलेटिव ट्रेड से, बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर कहीं ना कहीं कर्ब लगाना पड़ा, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने रोल बैक भी कर लिए मंडे को, मतलब कल की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी मैनेजेबल था, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर भी रीजनेबल था। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, यहाँ पे जो सिक्वेंसिंग है कैपिटल अकाउंट का, लिबरलाइजेशन, ये टेक्निकलिटी नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का। तो इनका बेसिकली कहना है कि आरबीआई ना मेंटेन करता है कंट्रोल कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है पर्टिकुलरली रेसिडेंस के लिए और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट के लिए, जो अभी ऐसे लेवल पर है बिलो व्हाट फॉरेक्स रिजर्व कैन कंफर्टेबली कवर। तो इंडिया में आपने सुना होगा 1991 में हमारे को बहुत बड़ा एक फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस फेस करना पड़ा था। फॉरेक्स रिजर्व ही नहीं थे, शायद 4-5 दिन के पेमेंट लायक बचे थे बस। तो उसके बाद इंडिया ने काफ़ी अच्छी सबक ली है और हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली मैनेज करते हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व को, अच्छा खासा रिजर्व, हेल्दी रिजर्व मेंटेन करते हैं और आज इसीलिए हमें ऐसे चिंता की कोई बात नहीं होती हमारे लिए आज अगर कुछ क्राइसिस इस टाइप का आ भी जाता है तो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो अब अगर आप देखोगे तो अभी $710 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है और हम कवर करते हैं 11 महीने के इंपोर्ट्स। तो अगले 11 महीने तक जो भी इंपोर्ट होने वाला है ना इंडिया में, हम सारा इससे कवर कर सकते हैं। इन्होंने ऐड किया कि आरबीआई ने मेंटेन किया है कंट्रोल ऑन कैपिटल अकाउंट रेफरेंस के लिए और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट भी ऐसे लेवल पर है कि उसे हम फॉरेक्स रिजर्व से कवर कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो उसकी तो कोई कमी नहीं है। अब इन्होंने कहा जो प्रेजेंट क्राइसिस है, सबसे पहले वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया को अफेक्ट करता है, तो ये 1/6 है एक्सपोर्ट्स का। यहाँ पे हमारा 1/6 एक्सपोर्ट जाता है और यहाँ से हम लोग 1/5 इम्पोर्ट भी करते हैं। हाफ ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट, 2/5 फर्टिलाइजर इम्पोर्ट, 2/5 ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो लोग वहाँ काम करते हैं और यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं, ये सारी चीज़ें वहीं से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है। तो मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा जो रियल एस्टेट के फ्लैट्स बिकते थे अब वो कम बिक रहे हैं क्योंकि पैसा कहाँ से आता था? कोई दुबई में काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया में कर रहा है, ओमन में कर रहा है, कुवैत में कर रहा है। सो वहाँ से पैसा इंडिया आ रहा है, भेज रहा है वो सेव करके, और यहाँ पे फिर लोग कंज्यूम कर रहा है। तो इनका कहना है कि जो अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी रिस्पॉन्स है ऐसे सप्लाई शॉक को, वो सबसे पहले देखेंगे हम कि वो ये होगा कि पहले हम देखेंगे फर्स्ट राउंड इफेक्ट क्या था, सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आएगा, उसके बाद हम लोग जाकर के देखेंगे सेकेंड राउंड डायनामिक्स, ना कि हम पहले ही सेकेंड राउंड पे फोकस करने लगेंगे। तो सेकेंड राउंड इफेक्ट्स रियल कंसर्न हैं, ये मटेरियलाइज होंगे अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन ऐसे ही चलता रहा तो। Preventing this entrenchment is where monetary policy has primary role through its influence on inflation expectations. So ये जो entrenchment है ना, जहाँ हम फंसे हुए हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ प्राइमरी रोल होता है कि आप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को इन्फ्लुएंस करो रादर देन आप सिर्फ डिमांड को कम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन्होंने एम्फोसाइज किया कि अनसर्टेन टाइम्स जब आ जाते हैं ना, तो एजाइल बनना पड़ता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, निम्बल होना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है एक ब्रॉड पॉलिसी स्टांस। एंड आप कोई फर्म कमिटमेंट्स नहीं कर सकते हो फ्यूचर पाथ को लेकर के कि आपकी ये पॉलिसी रहेगी, आप ऐसे फर्मली नहीं बोल सकते हो। तो इनका ब्रॉड अप्रोच ये होगा कि देखिए सारे सेंट्रल बैंकर्स ना एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम ना डेटा डिपेंडेंट रहेंगे,
हम डेटा को देखेंगे, डेटा को वॉच करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग रिस्क को कैलकुलेट करेंगे, असेस करेंगे, और इसीलिए हम लोग वेट एंड वॉच मोड में हैं। तो बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो वेट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से रिलेटेड जो डेटा आना है, जो हमारे कोर सेक्टर्स का डेटा आना है ग्रोथ का, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। सब लोग डेटा का इंतज़ार करेंगे। एंड सेंट्रल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टू ग्रोथ जीडीपी जो रेशो है वो डिक्लाइन कर हो चुका है 4.4%, जो पहले 9.2% था। और इंडिया का ओवरऑल जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशो भी 81% पे है, जो रीजनेबल है। ज़्यादातर अगर आप देख लो ना टॉप 10 इकॉनमी, उनका उधार बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है एज कम्पेयर टू उनका जीडीपी। तो ये होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। आप अपनी सैलरी से कंपेयर कर लो कि आपके ऊपर लेट्स से आपका कितना डेट है, कितना लोन है बेसिकली, और डिवाइडेड बाय जीडीपी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कर रहे हो अपनी इनकम। तो इंडिया का ये आता है कितना, 81% पे, विच इज़ नॉट अ लॉट एज कम्पेयर टू दूसरी इकोनॉमीज जो 100 के ऊपर चल रही हैं। बहुत सारी इकोनॉमी 100 के ऊपर चल रही हैं, सो इट्स नॉट अ बिग कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अब इनका ये कहना है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ये बेडरॉक है जिस पर इकोनॉमी ग्रो करती है सस्टेनेबली, एंड वी हैव बीन विलिंग टू सैक्रिफाइस सम शॉर्ट टर्म अपसाइड फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कुछ शॉर्ट टर्म अपसाइड हो सकता था, लेकिन हमने उसे सैक्रिफाइस कर दिया कि भैया हमें लॉन्ग टर्म ही अपना विजन रखना है, लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है। तो एक फुल सर्विस सेंट्रल बैंक जो है, इसका एक डेवलपमेंटल रोल भी होता है, और बहुत सारे जनधन अकाउंट ओपनिंग थे, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सारी चीज़ों में इन्होंने काफ़ी एफर्ट भी दिया है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट बाय आरबीआई गवर्नर इंडिया के। एंड ये खैर एकदम से ऐसे वॉर्न नहीं करेंगे, हमें पता है, ठीक है, कि पैनिक हो जाए मार्केट में, बट वी शुड टेक दिस वेरी सीरियसली। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है मार्च डिप ड्रैग्स FY26 कोर सेक्टर शोइंग टू 5-year लो। अब कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर में ना इंडिया के बहुत सारे टॉप 8 सेक्टर्स आते हैं, ठीक है। कोर सेक्टर जैसे हम बोलते हैं, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले हो गए, ये सारे सेक्टर हो गए, सीमेंट हो गया। तो ये कोर सेक्टर्स बोले जाते हैं इस इकोनॉमी के। अब इनका जो अगर आप देखोगे ग्रोथ आया है ना, इस टाइम पे ऑलमोस्ट 5 साल के लो पर आ गया है, ठीक है, 5 साल के लो पे। तो ऐसा क्या हुआ? अब जो पहला मंथ है ना वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का, इसने हमारे आउटपुट को डेंट कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया। इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिप हुए हैं भाई 0.4%। तो इन मार्च जो है इनका वर्स्ट शो रहा है 19 मंथ्स में, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 years में। एंड ये एक सॉबरिंग एंड है टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जहाँ पे क्यूमुलेटिव ग्रोथ इन सेक्टर्स में 5 साल के ऊपर आ चुका है, ये है 2.6%। जैसे कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की ग्रोथ 13 साल के ऊपर आ चुकी है FY26 में, और एज मेनी एज 5 of 8 कोर सेक्टर सेगमेंट्स जो हैं ये वीकेस्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं अपना पिछले 5 साल का। जी, जो एनालिसिस है फुल ईयर ट्रेंड्स का रिवील कर रहा है कि सेक्टर्स हैं जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो टुमल्ट आया है मार्च में, वो आया है US इजराइल ईरान वॉर की वजह से, और फर्टिलाइजर आउटपुट पे काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इन पर्टिकुलर, जिसकी वजह से फुल ईयर प्रिंट हमें नीचे देखने को मिला। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ने पोस्ट किया है शार्पेस्ट सिंगल मंथ फॉल ऑफ एनी सेक्टर, ठीक है। आप देखो 24.6% एज कम्पेयर टू 3.4% अपटिक रिकॉर्डेड इन फरवरी। जो मार्च प्रिंट है अगर आप देखोगे, ये भी मार्क करता है स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन द सेक्टर, एंड सिंस द करंट डेटा सीरीज है वो शुरू हुई अप्रैल 2012 में। तो जो शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स हैं वो भी कर्टेल कर रहे हैं हमारे फर्टिलाइजर आउटपुट को। तो फर्टिलाइजर पे खासा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर एक तो ना बड़ा एनर्जी इंटेंसिव होता है, इसमें ना आपको CNG चाहिए होता है, बहुत सारा नेचुरल गैस चाहिए होता है, आप क्रूड यूज़ करते हो बहुत सारा, और ये दोनों चीज़ें इस टाइम पे बहुत टफ है एक्वायर करना इंडिया के लिए, बहुत महंगी भी है, ठीक है। $95-100 पर बैरल चल रहा है क्रूड, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो फर्टिलाइजर कंपनीज पर ऑफकोर्स आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, वो भी वेट करेंगे कि यार इनपुट थोड़ा सस्ता तो हो जाए तब करेंगे काम। तो हमारे कोर सेक्टर कौन सा है आपको ये पता होना चाहिए, कोल, ठीक है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे 8 ये जो है ये कोर सेक्टर्स में आता है, और आप देख सकते हो कि कहाँ आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, कहाँ एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली। और ओवरऑल जो कोर सेक्टर की परफॉर्मेंस है वो अब यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिए,
ये है कोर सेक्टर परफॉर्मेंस। सो हम बिल्कुल लो पर चल रहे हैं इस वक्त, और हमने काफ़ी अच्छे लेवल्स भी देखे थे पिछले 1 साल में 2 साल में, बट नाउ वी आर डूइंग मतलब बिलो एवरेज। अब अनदर 3 ऑफ 8 कोर सेक्टर्स है ना, क्रूड ऑयल, कोल और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो नेगेटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका देखने को मिल रहा है। और जो 6 है, 8 में से 6 सेक्टर्स हैं, वहाँ पे डी एक्सेलरेशन आया है फ्रॉम फेब्रवरी अपटेक्स, जैसे कि स्टील, सीमेंट, यहाँ पे ग्रोथ आई है 2.2%, 4.4% ड्यूरिंग द मंथ। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 5.7% गिरा है जी। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिक्लाइन आया है डोमेस्टिक आउटपुट में भी, एंड हमारा ओवरऑल जो इंडेक्स है ये डाउन है 2.8% फॉर द फुल ईयर। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स सबसे बड़ा वेट है इसका इंडेक्स में, यहाँ पे भी सिर्फ 0.1% का अपटिक है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पोर्टफोलियोज बनाते हो, तो आपको खुद पता है कि देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो सेकंड हाईएस्ट वेट कैरी करती है वो भी 0.5% स्लिप हुई है, ठीक है। कोल स्लिप हुआ है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स स्लिप हुआ है, तो कहीं ना कहीं इट्स अ सिग्नल कि ओवरऑल इकोनॉमी में भी इसका असर देखने को मिलेगा, इंडिया के जीडीपी पर भी इसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। जो कोर सेक्टर का ग्रोथ है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये इकोनॉमी के लिए, ठीक है। और इंडिया में ज़्यादातर लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है ना, वो कोर सेक्टर से लिंक्ड होती है, कोर सेक्टर में होती है। अब बात करूंगा इंडिया के सीएडी के बारे में। अच्छा देखो, बहुत सारे आर्टिकल्स जो रहते हैं ना, वो इस टाइम पे वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही मतलब आप उन्हें पढ़ रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि उसी की वजह से इम्पैक्ट कर रहा है वो इन चीज़ों को, एंड क्योंकि इम्पैक्ट आ रहा है तो चेंजेस आ रहे हैं, हमें उन चेंजेस को पढ़ना है। सो हमारा गोल है चेंजेस को एनालाइज करना। अब करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का कंसर्निंग लेवल पर पहुंच रहा है, मतलब कि बढ़ता जा रहा है, डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। ये आई है नीति आयोग की रिपोर्ट। जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं वेस्ट एशिया में पोज करते हैं रिस्क टू इंडियाज ट्रेड एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब जो वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट है, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है हमारे एक्सचेंज रेट पे। आप खर्चा बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, आप कमाते बहुत कम हो, राइट। अब इससे क्या होगा, जो करेंसी है ना आपकी, जो आप खुद प्रिंट कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। यही हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। क्वार्टरली ट्रेड वॉच रिपोर्ट आई है दिसंबर 2026 की, मंडे को रिलीज हुई, और इनका कहना है कि जो इंस्टेबिलिटी है वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं स्लो हो चुका है, और इससे ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और मार्केट एक्सेस दोनों चीज़ों को ही अफेक्ट कर रहा है। तो एफटीए जो होता है ये वन वे स्ट्रीट नहीं होता है, ठीक है, और ये होने भी नहीं चाहिए। विच इज़ टू से कि जो वे है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर टूल फॉर मार्केट एक्सेस, एंड कुछ लोग इसे देख रहे हैं, दूसरे लोग भी इसे देख रहे हैं एज अ टूल फॉर मार्केट एक्सेस, ठीक है। दोनों मार्केट एक्सेस चाहते हैं एक दूसरे का। तो इन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है काफ़ी रेजिलियंट है in a tough environment, and despite apprehension services trade was particularly strong in 2025. तो for trade economists जो imports है ना, they matter much more than exports. इंपोर्ट्स ज़्यादा मैटर करता है ट्रेड इकोनॉमिक्स के लिए एक्सपोर्ट से। ऐसा क्यों है भाई? अब ये इंपोर्ट्स हैं जो फोर्स करते हैं टू फोर्स यू टू बी कम्परेटिव। इंपोर्ट्स की वजह से आप और ज़्यादा कम्परेटिव होने की कोशिश करते हो, तो वी शुड वेलकम इंपोर्ट्स एज मच एज वी वेलकम मार्केट एक्सेस। बेरी ने पॉइंट आउट किया कि फॉर पास्ट 20 ईयर्स ऑन एन एवरेज इंडिया ने कंटिन्यू किया है अपनी ग्रोथ को एट 6%। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है, और एज पर द रिपोर्ट इंडिया का जो टोटल मर्चेंडाइज और सर्विसेज ट्रेड है ना, ये स्टेडली बढ़ रहा है। अप्रैल टू दिसंबर 2025 भी अगर आप देखोगे तो इंक्रीज हुआ है अबाउट 5.3%। अब एफटीए पार्टनर्स जिनके साथ हमने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, क्लस्टर, रिसर्च और डेवलपमेंट ये की ड्राइवर जो एफटीए पार्टनर्स है ना इंडिया के, ये की ड्राइवर्स हैं इंडिया के ट्रेड इंटीग्रेशन का इन वैल्यू चेन, एंड विद देयर टोटल शेयर इन टोटल ट्रेड इंक्रीजिंग रिफ्लेक्टिंग डीपर इकोनॉमिक लिंकेज। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा एफटीए करके, तो इट इज़ नॉट अ बैड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़, ताकि क्योंकि आप और ज़्यादा कंपेटिटिव होगे, ठीक है। अगर मान लो कहीं से भी हम लोग साइन करते हैं किसी के साथ एफटीए, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपना फ़ायदा देखेंगे और वो अपना फ़ायदा नहीं देखेगा। तो ठीक है, आप इंपोर्ट करो, उससे हमें डरना नहीं है, इनका ये कहना है। और इससे इंडिया की इंटीग्रेशन होती है वैल्यू चेन में, हमारा जो शेयर होता है टोटल ट्रेड में वो बढ़ता है, डीपर इकोनॉमिक लिंकेज भी होता है, जैसे कि इन्होंने एलैबोरेट किया जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर पर। रिपोर्ट ने कहा कि इंडिया को शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम मिड वैल्यू टू हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स, और प्रमोट करना चाहिए डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लस्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जियोग्राफिकल इंडिकेटर ब्रांडेड प्रोडक्ट, जीआई टैग्स के बारे में आपने सुना होगा। तो इनका कहना है कि हमें हाई वैल्यू
जो आइटम्स है ना उनके एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहिए। एंड टारगेटिंग लाइट वेट फैशन एंड मेंस ज्वेलरी, तो इंडियाज जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इट शुड स्ट्रेंथन ट्रेड फैसिलिटेशन एंड रॉ मटेरियल एक्सेस, इनका कहना है। अलाइन करना चाहिए एफटीएस को, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड्स, एक्सपैंड करना चाहिए अपने एक्सेस को, और रॉ मटेरियल को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अब रिपोर्ट ये पिच कर रही है फॉर एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल एक्सेस एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इनेबलिंग कोलैटरल फ्री लेंडिंग। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने सजेशंस में दिया है कि आप फाइनेंशियल एक्सेस को एक्सपैंड करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो, कोलैटरल फ्री लोन दो, तो उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल काफ़ी इंप्रूव होगा, क्रेडिट की गारंटी दे दो यार, इंटरेस्ट सब्सिवेंशन होना चाहिए, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर की जा सकती हैं, ताकि ये जो CAD हमारा बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इसे हम आगे कंट्रोल कर सकें। AI टैलेंट गैप ऑफ 40% होल्डिंग बैक इंडियाज GCC ग्रोथ। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये तो बिल्कुल गलत है, कितने सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन इंडिया के GCCs का कहना है कि भैया हमारे को 40% का इस टाइम पे डेफिसिट है, हमें टैलेंट चाहिए, AI में मिल नहीं रहा है। इंडिया के जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इकोसिस्टम है, यहाँ पे वाइडनिंग शॉर्टेज है स्पेशलाइज्ड AI एंड डेटा टैलेंट का। जो गैप है ये स्टैंड करता है 38 to 42%, मेकिंग इट द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट टू ग्रोथ अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वार्टर FY26 रिपोर्ट बाय क्वेस्ट कॉर्प। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि जो स्ट्रक्चरल इशू है ये कोई शॉर्ट टर्म वन नहीं है, जो बिगेस्ट गैप है इन एडवांस स्किल्स, एंड ये इंक्लूड करते हैं जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, ऑपरेशंस को। यहाँ पे AI ऑब्जर्वेबिलिटी एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, फाइन ट्यूनिंग की बात हो गई, और ML ऑप्स मतलब डिप्लॉय करना, मैनेज करना AI मॉडल्स रियल वर्ल्ड सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं रफली 4 लाख कोर AI प्रोफेशनल्स हैं इंडिया में, एंड जैसे हम कहते हैं AI बिल्डर्स, लेकिन जो डिमांड है वो इट इज़ फार हायर, बहुत ज़्यादा हाई है, एंड फॉर एवरी 10 ओपन रोल्स 6 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। ये IT स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट कंपनी का कहना है, और इन्होंने कहा कि जो गैप है वो लगातार बढ़ भी रहा है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हम लोग देख रहे हैं कि मिसमैच इंक्रीज हो रहा है, एंड ये टेम्परेरी नहीं है, लॉन्ग टर्म फिक्स चाहिए इसके लिए। ठीक है, इनका कहना है कि जो शॉर्टेज है ना इट गोज बियॉन्ड कोर AI रूल्स, कंपनी ऑल्सो स्ट्रगल कर रही है टू हायर टैलेंट इन क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, और ये स्किल्स जो है दे आर नीडेड टू बिल्ड एंड रन AI सिस्टम्स। तो हायरिंग डिमांड यहाँ पे भी शिफ्ट हो रही है बहुत फास्टली, और अबाउट 60% ऑफ टेक हायरिंग आती है AI, डेटा, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी रोल्स में। सो देर इज अ बिग शॉर्टेज, इस आर्टिकल का कहना है, जहाँ पे एक IT फर्म, स्टाफिंग फर्म ऐसा कह रही है, एंड देर इज़ अ बिग शॉर्टेज ऑफ जॉब्स अगर आप कैंडिडेट से जा कर के पूछोगे तो। सो वी डोंट नो कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कैंडिडेट्स को जॉब्स नहीं मिल रही है एंड कंपनीज को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट्स। ICICI और HDFC बैंक ना इंडिया के 2 सबसे बड़े बैंक हैं। ठीक है, हर एक म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप, उनका पैसा 100% इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इनका वेटेज ना निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये दोनों अगर मूव कर जाते हैं ना, अगर ये दोनों आज 5% ऊपर चले गए तो निफ्टी इंडिया का जो इंडेक्स है वो ऊपर होगा, सेंसेक्स ऊपर होगा, बैंकिंग इंडेक्स तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा इंडिया के शेयर मार्केट में। अब दोनों ने रिजल्ट यहाँ पे दिखाया, ठीक है, दोनों का रिजल्ट आया लास्ट वीक, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, और जो एक्सपेक्टेशंस थी इन लाइन है विद एक्सपेक्टेशन। एंड ICICI बैंक अगर आप देखोगे 0.7% बढ़ा, एंड HDFC बैंक हमें यहाँ पे गिरा है 0.6%, और एनालिस्ट जो है वो पॉजिटिव है दोनों पर, और कंसेंसस जो है वो कहता है कि करीब 33% अपसाइड एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक के लिए, 24% एक्सपेक्टेड है ICICI बैंक के लिए। HDFC बैंक का 12 मंथ एवरेज टारगेट प्राइस ट्रिम होकर हो चुका है 1056 फ्रॉम 1100, एंड यहाँ पे ICICI बैंक की अगर बात करें तो एवरेज टारगेट एज अप हुआ है टू 1680। तो सारे एनालिस्ट जो है HDFC बैंक को जो कवर करते हैं उनका पास एक बाय रेटिंग उन्होंने दिया है। 96% ऑफ दोज जो ICICI बैंक पर है वो भी रेकमेंड कर रहे हैं स्टॉक को बाय। तो ऑलमोस्ट HDFC पे 100% बाय है और ICICI पे 96% बाय है। इतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आए हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यार वॉर है, कुछ है तो आगे इन्वेस्टमेंट्स नीचे जा सकती है। तो वी नो दैट शेयर मार्केट में लोग रादर देन डेटा वो रिलाई करते हैं अपने इमोशंस पे, वो डेटा बेस्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो इमोशंस और इंस्टिंक्ट बेस्ड ले पाते हैं, इंस्टिंक्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वो डिसीजन ऐसे लेते हैं कि वो ना शॉपिंग कर रहे हैं,
कि यार कौन सा वाला बढ़िया लग रहा है, ये ट्राई करता है, ये देखते ही है। और एक्सपेक्टेशंस लेकिन सेट नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग ही है जो अनरियलिस्टिक है। तो बहुत हेल्प मिलती है अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन को ना रिटर्न में रखो कि क्या चाहिए आपको, ताकि उसको आप देख करके डिसीजन ले पाओ। सो बहुत अच्छे चीज़ें होती है मार्केट में, बट लोग बहुत अच्छे टाइम पे भी, बहुत सिंपल टाइम पे भी बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, दे कीप लूजिंग मनी। सो दिस इज इट फॉर टुडे, लेट मी नो इफ यू हैव एनी फीडबैक।